सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो राइटिंग टास्क 2 पे है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली आते हैं आपके राइटिंग टास्क 2 में। ये कॉमन होते हैं, ये बार बार रिपीट भी होते हैं। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपने कैसे प्लानिंग करनी है, क्या आपका स्ट्रक्चर होगा, कैसे आपने पॉइंट्स बनाने हैं और कैसे आपने अपने ऐसे को आगे लेते हुए जाना है। ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं ऐसे में। और मैंने क्या किया है कि मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है और मैंने उसको डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट तरह के पेश किया है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये ऐसे अगर किसी और टाइप में आया तो आपने कैसे लिखना है, और अगर किसी और टाइप में आया तो आपने उसको कैसे लिखना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे कैसे हमने उसको लिखना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके बाद क्या लिखना है और आखिर में क्या लिखना है। इस सब का मैं आज आपको डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखें कि ऐसे में टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। देखिए, नॉर्मली 10-11 जनरल टॉपिक्स हैं जो कि ऐसे में आते हैं और यही बार बार रिपीट होते हैं। हो सकता है कोई और टॉपिक भी आ जाए, ये किसी को भी 100% श्योर नहीं होता कि कौन सा टॉपिक आगे आने वाला है। अगर आप IDP की साइट पे भी जाएं तो वहां पे भी देखें तो यही लिखा होता है कि although you never know what your question for writing task 2 on the IELTS exam is going to be, there are often certain topics that come up repeatedly। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिपीटेडली आते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं, IELTS की IDP की साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ इनके बारे में, जनरल बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। इन टॉपिक्स को देख के आप घर में अपनी तैयारी कर सकते हैं और आप इन टॉपिक्स पे डिफरेंट ऐसे देख सकते हैं, उनकी वोकैब देख सकते हैं, उनको लिखने का तरीका भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा जा सकता है। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है हेल्थ, फिर आता है एनवायरनमेंट, फिर आता है एजुकेशन, फिर आता है डेवलपमेंट, फिर आता है ग्लोबलाइजेशन, फिर आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर आता है क्रिमिनल जस्टिस, फिर आता है यूथ क्राइम, फिर टेक्नोलॉजी, फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फिर सोशियोलॉजी। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो कि ऐसे में बार बार आते हैं। वैसे तो 95% इन्हीं टॉपिक्स पे ऐसे आते हैं। कोई बार हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो आपकी जनरल लाइफ पे ही बेस्ड हो सकता है, या फिर जनरल टॉपिक्स पे जो कि आपके न्यूज़पेपर में आ रहे होते हैं। ठीक है जी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ही एग्जाम्पल लिया है और उसी एग्जाम्पल को मैं आपको डिफरेंट टाइप में बताऊंगा कि अगर यही क्वेश्चन आपको किसी और टाइप में आ गया तो आपने कैसे आंसर करना है, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है और आपने उसको क्या क्या लिख सकते हैं उसके बीच में। ये मैं आपको डिटेल में आगे जाके बताऊंगा। अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स आते हैं और वही क्वेश्चन अगर डिफरेंट टाइप में आए तो वो कैसा क्वेश्चन दिखेगा आपके सामने। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करेंगे डिस्कशन ऐसे की। डिस्कशन ऐसे को वन व्यू, अदर व्यू और योर व्यू भी कहा जा सकता है। देखिए, इसमें कैसा क्वेश्चन होता है, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है। Some people believe that school should use films, computers and games to teach students, while others think that school should use books only to teach learners। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल्स को फिल्म्स, कंप्यूटर्स एंड गेम्स को यूज करना चाहिए स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, बल्कि दूसरी तरफ लोग ये सोचते हैं कि स्कूल्स को ओनली बुक्स यूज करनी चाहिए लर्नर्स को टीच करने के लिए। तो इन्होंने लास्ट में क्या लिखा है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। इसमें लिखा है कि दोनों व्यूज को डिस्कस कीजिए और अपनी ओपिनियन एंड में दीजिए। अपना पहला व्यू कौन सा हो गया, पहला व्यू हो गया सम पीपल बिलीव दैट स्कूल शुड यूज फिल्म्स, कंप्यूटर्स एंड गेम्स टू टीच स्टूडेंट्स। और दूसरा व्यू कौन सा हो गया, व्हाइल अदर्स थिंक दैट स्कूल शुड यूज बुक्स ओनली टू टीच लर्नर्स। इन दोनों व्यूज को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन भी एंड में देना है कि आपको क्या लगता है कि जो पहला व्यू वो सही है या दूसरा व्यू सही है या फिर दोनों व्यू सही है। ये हो गया हमारा एक टाइप का क्वेश्चन।
अगर यही क्वेश्चन किसी और टाइप में आए, जैसे कि एग्री और डिसएग्री ऐसे में यही क्वेश्चन आए, तो कैसा क्वेश्चन दिखेगा? देखिए यहाँ पे लिखा है स्कूल शुड यूज फिल्म्स, कंप्यूटर्स एंड गेम्स इंस्टेड ऑफ बुक्स टू टीच लर्नर्स। क्या लिखा है यहाँ पे कि स्कूल्स को फिल्म्स, कंप्यूटर्स एंड गेम्स यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक्स टू टीच लर्नर्स। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? देखिए एग्री डिसएग्री हो या टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री हो, लगभग सेम होता है, बस हमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट लिखना पड़ता है इन दोनों के बारे में। अगर एग्री डिसएग्री हो तो हम लोग लिखेंगे आई एग्री, आई डिसएग्री। अगर यहाँ पे टू व्हाट एक्सटेंट आ जाए तो हम लोग लिख सकते हैं आई कंप्लीटली एग्री, या आई कंप्लीटली डिसएग्री, या आई पार्शली एग्री, पार्शली डिसएग्री। वो तो सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन में बताना है, लिखने का ढंग तो हमारा तकरीबन सेम ही रहता है। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किस्म से आएगा, अगर ये प्रॉब्लमेटिक हो, प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे हो, तो ये ही टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमारे पास आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिलायंट ऑन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ज्यादा कंप्यूटर पे निर्भर होना शुरू हो गए हैं या हो रहे हैं। व्हाट आर सम ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिलायंस ऑन कंप्यूटर्स? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कंप्यूटर्स के रिलायंस के साथ एसोसिएटेड है? एंड व्हाट आर सम ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, और इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अगर प्रॉब्लमेटिक आए तो इसके लिखने का ढंग थोड़ा सा और हो जाता है, और ये किसी और वे से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर एग्री डिसएग्री हो या फिर ये हो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि थोड़ा सा चेंजेस आती है क्वेश्चन में, और हमें लिखने का भी ढंग थोड़ा सा चेंज होता है। लिखना हमने सेम ही होता है, पर प्रॉब्लम में थोड़ा सा अलग लिखना पड़ता है। अगर यही ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने ऊपर एग्री डिसएग्री या डिस्कशन में डिस्कस किया, वो अगर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे बन के आ जाए तो हमारा क्वेश्चन कैसा होगा? देखिए स्कूल शुड यूज फिल्म्स, कंप्यूटर्स एंड गेम्स इंस्टेड ऑफ बुक्स टू टीच लर्नर्स। स्कूल्स को चाहिए कि वो फिल्म्स, कंप्यूटर्स एंड गेम्स को यूज करे इंस्टेड ऑफ बुक्स को, ताकि वो लर्नर्स को टीच कर सके। डू द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, जो ये मेथड है, डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आउटवे द डिसएडवांटेज। क्या आपको लगता है कि जो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज से ज्यादा है? ये आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि इसके एडवांटेज ज्यादा है या आपको लगता है कि इसके डिसएडवांटेज ज्यादा है। इन सबको हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ मैं टाइप के बारे में ही बात करूंगा। और एक टाइप आ जाता है डबल क्वेश्चन ऐसे। यही ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया है, अगर ये डबल क्वेश्चन ऐसे में आ जाए तो कैसा आएगा आपके सामने? देखिए nowadays some people believe that school should use films, computers and games instead of books to teach learners। ठीक है, in what ways this technology use can have a positive impact on the cognitive development? किस वे से ये टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर? हैज दिस बिकम ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट बन गई है या फिर ये नेगेटिव डेवलपमेंट बन गई है? अब ये आप देखिए, अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो किस वे से पेश होगा? अगर यही क्वेश्चन हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज में आ जाए तो किस वे से पेश होगा? यही एग्री डिसएग्री में आ जाए तो कैसे आएगा? यही डिस्कशन में आ जाए तो कैसे आएगा? और यही क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम में आ जाए थोड़ा सा डिफरेंट वे में आएगा। ठीक है जी, ये हमारे हो गए टाइप्स। तो मैंने सब आपको ये बताने के बताया कि ऐसे 5 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं और हमारे लिखने का ढंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे को लिखने के लिए, पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, उस पॉइंट्स को कैसे यूज करना है अपने ऐसे में। अगर आपने डिटेल में अगर देखना है कि ऐसे को कैसे लिखना है तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही देखेंगे इस वीडियो को शायद आपको समझ ना आए कि ऐसे कैसे लिखना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसमें आपको डिटेल में बताया है कि ऐसे को किस तरह लिखना चाहिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने उसको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है उसका, और आपने उसको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्कशन ऐसे की, वन व्यू, अदर व्यू एंड योर व्यू।
मैंने सेम क्वेश्चन ही लिया है, उसको मैंने सेम नीचे लेके आया हूं। अब मैं बात करूंगा आगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप वही जो रिफ्रेश करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, ये आपको मैंने बताया कि मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप जरूर देखना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या इंट्रोडक्शन में आ सकता है, कैसे हमने इंट्रोडक्शन बनानी है, क्या क्या क्वेश्चन का आंसर देना है, ये मैंने डिटेल में उसमें आपको बताया है। आप उसको जरूर देखना। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं आपको, इंट्रोडक्शन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में आपने पहले ही क्लियर कर देना है कि if you have a partial view regarding to this topic or you support one view or other view। क्या करना है, आपने क्लियरली बताना है कि आपका इसमें पार्शियल व्यू है। पार्शियल व्यू का मतलब आप सहमत है कि उनको कंप्यूटर्स और फिल्म्स यूज करनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ आपको ये भी अच्छा लगता है कि बुक्स को यूज करना चाहिए टीच करने के लिए। वन व्यू और अदर व्यू के साथ जाना चाहते हैं तो आपको ये होता है कि आपने कहा है कि सिर्फ कंप्यूटर्स यूज करना चाहिए, गेम्स यूज करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। दूसरा व्यू ये है कि आप कहते हो कि नहीं सिर्फ बुक्स यूज करनी चाहिए, तो ये आपने इंट्रोडक्शन में क्लियर करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने पॉइंट्स बनाने हैं, आपने प्लानिंग करनी है कि इस ऐसे में कैसे कैसे आपने क्या क्या पॉइंट लिखना है। उसके लिए आपको पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने पॉइंट्स लिखे होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ऐसे को लिखना। अगर आप सीधा ही ऐसे लिखना शुरू कर देंगे तो आपकी कोई प्लानिंग तो होगी नहीं, तो आपको खुद भी नहीं पता होगा कि मैंने ऐसे में क्या क्या कवर करना है, क्योंकि आपने कोई पहले प्लान नहीं बनाया। सो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आपने कोई ऐसे लिखना है, आपने उसकी पहले प्लानिंग करनी है, उसके पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको आगे आगे बढ़ा के लेके जाना। और पॉइंट्स का मतलब होता है उसको खींचना, सिर्फ पॉइंट ही लिख के आंसर नहीं देना। जिन बच्चों को 5.5 या 6 बैंड्स की जरूरत होती है, हाँ उनके लिए तो ठीक है, वो सिर्फ पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे, तब भी उनके 5.5 या 6 आ जाएंगे, क्योंकि उनकी ग्रामर कोई मिस्टेक तो होगी नहीं और उनका अच्छा भी लिखा होगा, इंग्लिश अच्छी लिखी होगी। जिन बच्चों को ज़्यादा बैंड चाहिए, 6.5, 7 या 7.5 या 8 चाहिए, तो उनको पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना होगा कि जो आपने पॉइंट लिखा है वो आपने क्यों लिखा है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट्स कैसे बनाने हैं और मैंने कैसे बनाए हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक व्यू को उठा लिया है, जैसे कि यहाँ पे BP1 में मैंने उठा लिया है, वाई सम पीपल बिलीव दैट स्कूल शुड यूज फिल्म्स, कंप्यूटर्स एंड गेम्स टू टीच स्टूडेंट्स। अब BP1 क्या है, BP1 बॉडी पैराग्राफ होता है, ये आपने लिखना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे रेड में आपको हाईलाइट किया हुआ कि मैं ये BP1 लिखने जा रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया है कि स्कूल्स को क्यों यूज करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक पॉइंट लिया है कि फिल्म्स, कंप्यूटर्स एंड गेम्स हैव मेड लर्निंग इंटरैक्टिव एंड कैप्टिवेटिंग। मैंने क्या लिखा है, एक पॉइंट बना लिया कि फिल्म्स ने, गेम्स ने जो लर्निंग है उसको इंटरैक्टिव बना दिया है और कैप्टिवेटिंग बना दिया। अब किस तरह से बनाया है इसको मैं आगे खींच सकता हूं। जब भी आपने ऐसे लिखना है, अगर आपने कोई पॉइंट लिखा है तो आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है कि इसने इंटरैक्टिव कैसे बनाया है, कैप्टिवेटिंग कैसे बनाया है, थोड़ा खींचना है। अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हो तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल दीजिए, मैंने सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप अगर दे सकते हो तो एग्जाम्पल दीजिए। एक पैराग्राफ में आप एक ही एग्जाम्पल दे सकते हो, एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दोगे तो एग्जामिनर को ये होगा कि आपको शायद ऐसे लिखना आता नहीं है और आप एग्जाम्पल लिख लिख के बस अपना टाइम पास कर रहे हो और अच्छे नंबर लेने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने क्या बनाया, दूसरा पॉइंट मैंने बनाया स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन वाचिंग वीडियोस एंड लिसनिंग टू स्टोरीज देन रीडिंग अ बुक। की स्टूडेंट्स को क्या होता है, वो इंटरेस्टेड होते हैं वीडियोस को देखने में, स्टोरीज को लिसन करने के लिए। बुक जब वो पढ़ते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। कैसे होते हैं, आपने आगे इसको एक्सप्लेन करते हुए जाना है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, ही शी does not need to go out to a library and spend hours to get some particulars on the subject matter। क्या मैंने कहा यहाँ पे कि उसको क्या है कि उसको जाने की जरूरत नहीं है लाइब्रेरी में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे कुछ और इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसको कंप्यूटर में सब कुछ मिल जाएगा इजिली। चौथा पॉइंट मैंने क्या बनाया है, कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट कैन इनेबल स्टूडेंट्स टू एनहांस देयर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू सॉल्व डिफिकल्टीज। वो क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कि डिफिकल्टीज को कैसे सॉल्व करना है। फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या बनाया है, टेक्नोलॉजी makes it easier for students to collaborate and save their work। टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती है ताकि उनका काम इजी हो जाए और अपना टाइम भी उनका सेव हो जाए।
और मैंने क्या बनाया है, वर्ड प्रोसेसर्स कैन पॉइंट आउट स्पेलिंग मिस्टेक्स टू स्टूडेंट्स। अब क्या है, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो इजीली वो वहां पे पॉइंट आउट कर देता है कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है या नहीं की। ये भी कंप्यूटर आपकी हेल्प कर देता है। अगर आप लिखोगे तो शायद आपकी हेल्प उतनी हो नहीं पाती, क्योंकि आप अपने मिस्टेक्स को देख नहीं पाते, यहाँ पे तो हाईलाइट हो जाता है। तो ये मैंने कुछ इसके फेवर में पॉइंट लिखे कि वाई सम पीपल बिलीव, इसके पॉइंट्स में मैंने ये, इसके फेवर मैंने ये पॉइंट्स बनाए। और एक पॉइंट था, students will need strong technology skills to be successful in whatever job or career they may go up into after school। मतलब क्या लिखा है कि अगर बच्चों को स्कूल्स में ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके पढ़ाया जाएगा तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी स्किल्स भी होंगे, उनको देखा होगा, उनको समझ होती है कि कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो इससे क्या होगा, उनको आगे फ्यूचर में जॉब में कहीं भी जाते हैं स्कूल के बाद, अगर वो स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं करना चाहते तो किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो वो उस जॉब में भी जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्किल्स होंगी। ये नहीं कह रहे, यहाँ पे ये नहीं कह रहा पॉइंट कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा है कि अगर वो जाना चाहते हैं किसी जॉब में तो ये उसकी हेल्प करेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने एक BP2 बॉडी पैराग्राफ 2 बनाया। पहले इंट्रोडक्शन बनाई, फिर मैंने दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा कि BP1 को एक्सप्लेन किया। अब मैं दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा BP2 में, बॉडी पैराग्राफ 2 में। वहां पे मैंने क्या किया, वहां पे मैंने क्वेश्चन को क्या, कौन सा क्वेश्चन उठाया, व्हाई अदर थिंक दैट स्कूल शुड यूज बुक्स ओनली टू टीच लर्नर। अब दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ, इसी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पैराग्राफ में कि क्यों कुछ लोग सोचते हैं कि बुक्स को यूज करना चाहिए लर्नर्स को पढ़ाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं मैंने ज्यादा दिए हैं, ये मैंने ज्यादा पॉइंट्स क्यों लिए हैं, इसलिए कि मुझे क्लैरिटी हो जाए कि किस पॉइंट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूं और उसी पॉइंट को मैं उठाऊं। ये नहीं है कि मैं अगर 6-7 पॉइंट बनाए हैं तो पैराग्राफ में 6-7 पॉइंट्स को ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। इनमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स उठा के आपने पैराग्राफ बना देना। जरूरी नहीं है कि आपने सातों के सातों पॉइंट्स अपने ऐसे में लिखने हैं। अगर आप पॉइंट लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर्स नहीं मिलेंगे, आपके बैंड 6 तक रहेंगे, क्योंकि आपने पॉइंट्स तो लिख दिए पर आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया, आपने बताया नहीं कि मैंने पॉइंट्स में क्या करना चाहता हूं। ये मैंने ज्यादा पॉइंट्स इसीलिए लिए हैं ताकि आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले आपने ऐसे पॉइंट्स बना लेने हैं और उसके बाद जब आप लिखने जाओ तो आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट को मैं ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूं, वही पॉइंट को उठा लूं, बाकी पॉइंट्स को मैं छोड़ दूं। ठीक है जी। अब देखिए इस पे चलते हैं आगे। अब सबसे पहले जो मैंने पॉइंट बनाया है इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए, इसका आंसर देने के लिए, वो बनाया स्टूडेंट्स ought to be educated and taught by human educators। स्टूडेंट्स को ह्यूमन एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों पढ़ाया जाना चाहिए इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा और मैं ऐसे को आगे बढ़ाता जाऊंगा, पर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख लिया अपने आप को ये बताने के लिए कि ये पॉइंट को मैंने कवर करना है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है दे आर्ग्यू दैट फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। दूसरा पॉइंट में लिखा कि जो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, जो ये कहते हैं कि बुक्स को यूज करना चाहिए, वो क्या कहते हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन जब होती है बच्चों की स्टूडेंट्स के साथ वो इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो ये लिखा है टीचर्स कैन गिव पर्सनल अटेंशन टू स्टूडेंट्स। अगर हम लोग गैजेट्स की यूज़ नहीं करेंगे, कंप्यूटर्स की यूज़ नहीं करेंगे और टीचर्स पढ़ाएंगे तो वो पर्सनल अटेंशन भी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इक्विपमेंट में मेक द लर्नर्स केयरलेस। अगर हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करेंगे और बच्चे भी घर में जाके या स्कूल में इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो इससे बच्चों को क्या असर पड़ेगा, वो केयरलेस बन जाएंगे। पांचवा पॉइंट मैंने क्या यूज किया, पपिल्स में फेस इश्यूज लाइक ओबेसिटी, आई साइट इश्यूज। अगर हम लोग कंप्यूटर यूज करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनमें मोटापे की प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइट के इश्यूज भी आ सकते हैं। और मैंने क्या पॉइंट लिखा है, देयर विल बी लेस फिजिकल एक्टिविटीज। अब लेस फिजिकल एक्टिविटीज क्यों, बच्चे अगर कंप्यूटर यूज करेंगे तो शायद एडिक्टिव हो जाएंगे और कंप्यूटर्स को ही हर काम में यूज करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो वो एक ही जगह बैठे बैठे सारे काम करेंगे और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, computers will not be able to motivate the learner or develop skills like leadership। अब मैंने लास्ट में लिखा है कि कंप्यूटर्स जो है वो एक लर्नर को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे और उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज भी उनमें नहीं दे पाएंगे जो एक टीचर दे सकता है।
तो ये मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये पॉइंट्स लिख के। अब चौथा पैराग्राफ आता है इंट्रोडक्शन BP1 BP2 के बाद जो चौथा पैराग्राफ आता है कि उसमें मेरा अपना व्यू, मतलब वहाँ पे लिखा था वन व्यू, अदर व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। अब चौथे पैराग्राफ में मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि वाई, यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक विच व्यू इज बेटर, कौन सा व्यू ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि मेरा एक पार्शियल व्यू है। अब आपने क्या करना है, देखिए स्ट्रेटजी में क्या करना है। मेरे पास इस क्वेश्चन के कितने कितने ये है, हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरे क्वेश्चन में मेरे कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स मैंने बनाए हुए। अब मैंने क्या करना है, देखिए स्ट्रेटजी क्या होगी कि जो BP1 होगा, ये जो BP1 है, इससे मैंने क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। 2 या 3 पॉइंट्स को मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया, बाकियों को एक्सप्लेन मैंने नहीं किया। अब BP2 में क्या किया, इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे पास पॉइंट्स कितने बच गए, देखिए यहाँ पे भी 4 बच गए और इसमें से भी मेरे पास 4 पॉइंट बच गए। इन 4 और 4 8 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट उठा के मैं अपने व्यू में डाल सकता हूँ। अगर मैं किसी एक व्यू पे जा रहा हूं तो मैं 2-3 पॉइंट्स वहां से लेके उस व्यू के बारे में लिख दूंगा। अगर मैं जा रहा हूं इस व्यू के दूसरे व्यू के साथ तो इसके जो 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं वो मैं लिख दूंगा। और अगर मैं जा रहा हूं पार्शियल व्यू, तो पार्शियल व्यू में क्या करूंगा जी, मैं यहां से 2 पॉइंट्स और इसके 2 पॉइंट्स, इन दोनों को मिक्स करके मैं अपना पार्शियल व्यू दे सकता हूं। तो प्लानिंग तो मैंने पहले ही कर ली, पॉइंट्स तो मैंने पहले ही लिख लिए। अब मैंने क्या करना है, जब मेरे व्यू की बारी आएगी उसमें पार्शियल व्यू करना है तो दोनों के पॉइंट्स उठा लेने हैं। अगर मैं किसी एक व्यू के साथ जा रहा हूं तो उसी व्यू के जो पॉइंट बचे हुए हैं उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसीलिए मैंने ज्यादा पॉइंट्स बनाए पहले पॉइंट्स बनाए कि मैंने पैराग्राफ में 1-2 लिखने हैं, उसके बाद जो बचे हुए पॉइंट्स हैं अगर कहीं और यूज करने हो तो मैं कर सकता हूं। और फिर लास्ट में क्या करना है, लास्ट में मैंने उसको कंक्लूड कर देना है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी होगी, इसका ये मेरा स्ट्रक्चर होगा इसको लिखने का। पॉइंट्स बनाने का मतलब यही है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स बनाऊंगा मेरे लिए उतना ही आसान हो जाएगा ऐसे को लिखना। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा ये टाइप। अब हम लोग जाएंगे अगले एग्री और डिसएग्री टाइप पे। सेम क्वेश्चन मैंने लिया जी, वही जो पहले लिया था, एग्री या डिसएग्री। अब देखिए, अनलाइक क्लासिक एग्री डिसएग्री क्वेश्चंस, to what extent you agree or disagree question do not ask you to clearly determine whether you agree or disagree with the given statement। अब जो हमारे agree और disagree क्वेश्चन होते हैं उसको अगर हम लोग छोड़ दें और हम लोग बात करें to what extent वाले क्वेश्चन की, तो ये completely ये हमसे ये नहीं कहता कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। ये पूछता है कि किस हद तक आप एग्री करते हो या किस हद तक आप इसको डिसएग्री करते हो। तो हमारा एक तरफ पॉइंट बन सकता है कि अगर हम लोग मतलब एग्री कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई कंप्लीटली एग्री। यहाँ पे यू लिखा है, मैंने आपके लिए लिखा है, वैसे यहाँ पे आपने लिखना है आई कंप्लीटली एग्री। तो इस पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कुछ आइडियाज देंगे, ठीक है जी। अगर आप कहते हो कि आई कंप्लीटली डिसएग्री, तो क्या होगा, आपने आइडियाज देने हैं जो इस स्टेटमेंट को वीकन करता है कि मैं स्टेटमेंट से डिसएग्री हूं और डिसएग्री हूं तो क्यों हूं, वो आपने यहाँ पे बता देना है। अगर आपका पार्शियल व्यू है, मतलब आपका एग्री भी है और डिसएग्री भी है, तो आप क्या लिखेंगे, आई एग्री और डिसएग्री, आई पार्शियली एग्री और डिसएग्री, मतलब मैं इसके साथ पार्शियली एग्री हूँ और पार्शियली इसके साथ मैं डिसएग्री भी हूँ। तो आपको प्रोवाइड्स करने होंगे आइडिया जो इस पॉइंट्स को, जो जब एग्री करते हो तो स्ट्रेंथ करने के लिए, डिसएग्री करते हो तो उसको वीक करने के लिए आपने यहाँ पे पॉइंट्स देने हैं। तो इसमें आपका क्या होगा स्ट्रक्चर, इसमें भी वही स्ट्रक्चर होगा जो ऊपर होगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन में आपने क्लियरली बता देना है कि आप इससे एग्री करते हो या आप इससे डिसएग्री करते हो, आप इससे पार्टली एग्री करते हो या आप इससे पार्टली डिसएग्री करते हो, या फिर आप कंप्लीटली जो भी लिखना है वो आपने इंट्रोडक्शन में आपने इसमें बता देना है। अब बात करेंगे BP1 की। अगर आप एग्री करते हो, एग्री किससे करते हो, वाई सम पीपल बिलीव दैट स्कूल शुड यूज फिल्म्स, कंप्यूटर्स एंड गेम्स टू टीच स्टूडेंट्स। अगर आप इस पॉइंट से एग्री करते हो तो जो मैंने ऊपर यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बनाए हुए थे, जो मैंने आपको डिस्कस किए यहाँ पे इस डिस्कशन वाले ऐसे में, वही पॉइंट्स मैंने सेम के सेम
यहाँ पे एग्री जब किया तो मैंने एग्री के बीच में वही पॉइंट्स 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए जो ऊपर बनाए हुए थे। अब स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको, दोबारा पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो मेरा दूसरा पैराग्राफ क्या होगा, वो भी एग्री का होगा। अब मैंने उस पर भी क्या किया, वही पॉइंट्स को आगे और एक्सप्लेन किया। तो मैंने ऊपर क्या किया था, ऊपर वाले डिस्कशन वाले ऐसे में मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स बनाए थे, तो मैंने 3 पॉइंट्स उसमें उठा के पहले वाले में एग्री में लिख लिए। ठीक है जी। अब बॉडी पैराग्राफ 2 बनेगा तो मैंने बाकी पॉइंट्स उसमें लिख लिए। अब एग्री वाले में क्या होता है कि अगर आप टोटली एग्री या पार्शली एग्री या जो भी कंप्लीटली एग्री कर रहे हो तो आपने क्या करना है, 2 पैराग्राफ बनाने हैं एग्री वाले पे। डिस्कशन वाला अलग था, वो 1 व्यू अदर व्यू। देखिए उसमें लिखने तो यही पॉइंट्स थे पर उसमें लिखने का तरीका अलग था। अब एग्री वाली में क्या होगा, अगर मैंने एग्री किया है तो मेरे 2 पैराग्राफ एग्री पे ही बनेंगे, चाहे आप 3 पैराग्राफ ही एग्री पे बना लो और इसी 7 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर लो तो आपकी मर्जी है। 2 पॉइंट्स एक पैराग्राफ में, 2 पॉइंट दूसरे पैराग्राफ में और 2 पॉइंट्स तीसरे पैराग्राफ में। पर मैं क्या करता हूं, मैं दो पैराग्राफ बनाता हूं सिर्फ एग्री पे, ताकि ये क्या होता है इसलिए बनाता हूं कि मैं दूसरा कवर भी कर लूंगा, दूसरा क्वेश्चन भी कवर कर लूंगा। अपने 3rd पैराग्राफ में मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे एक्सप्लेन करने के लिए और मेरा ऐसे कभी भी रिपीटेड कोई किसी पॉइंट को रिपीट नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें क्या स्ट्रक्चर बनाया, पहले BP1 बनाया एग्री वाले पॉइंट्स में, इसको मैंने वो 3 पॉइंट्स लिख दिए। फिर मैंने क्या किया, फिर दूसरा बॉडी का बनाया, उसमें भी एग्री का पॉइंट्स उठा लिए, उसमें मैंने बाकी सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब 3rd में मैंने बोला कि वाई सम डिसएग्री, क्या किस बात से डिसएग्री करते हैं, वाई अदर्स थिंक दैट स्कूल शुड यूज बुक्स एंड नॉट टेक्नोलॉजी। अब मैं कहता हूं कि मैं उससे कहता हूं कि बुक्स को क्यों नहीं यूज, टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं यूज करना चाहिए और क्यों बुक्स को यूज करना चाहिए। और जो बाकी पॉइंट्स बचे थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए, जो मैंने ऊपर दूसरे व्यू पे लिखे थे उसमें से 3 पॉइंट्स उठाए और मैंने यहाँ पे लिख दिए और मैंने कंक्लूजन कर दिया। देखिए हर ऐसे जो टाइप का आएगा उसको हमने टाइप देख के ही अपने ऐसे का स्ट्रक्चर बनाना है। हम सेम स्ट्रक्चर हर टाइप में यूज नहीं कर सकते। एग्री डिसएग्री में क्या होगा कि मैंने 2 पैराग्राफ एग्री के बना लिए और 1 पैराग्राफ बना लिया मैंने डिसएग्री का। और अगर मैं यही ऐसे बनाता इस तरह से कि मैं कहता कि मैं टोटली डिसएग्री हूं, तो क्या होगा, मेरे 2 पैराग्राफ बनेंगे डिसएग्री पे और 1 पैराग्राफ मैंने एंड में बना देना है कि वहां पे मैं एग्री क्यों करता हूं। क्यों मैं 3rd पैराग्राफ बना रहा हूं, क्या कि मुझे पास बहुत सारा मटेरियल हो लिखने के लिए। बार बार कह रहा हूं, अगर आपके पास बहुत सारा मटेरियल है डिसएग्री को एक्सप्लेन करने के, तो पूरा पूरा ऐसे आप डिसएग्री पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा मटेरियल है एग्री को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप पूरा का पूरा ऐसे एग्री पे लिख सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं ऐसे यूज करना है या कोई दूसरा टीचर कह रहा है तो वैसे यूज करना है। आपकी मर्जी है, आपने अपने ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो यहां पे बात करते हैं, अगर मैं डिसएग्री करता तो पहले मैं क्या करता, बॉडी पैराग्राफ 1 बनाता, उसमें मैं लिखता कि मैं क्यों डिसएग्री हूं। क्या क्वेश्चन बनता, व्हाई यू थिंक द स्कूल शुड यूज बुक्स एंड नॉट टेक्नोलॉजी। इसके 3 पॉइंट्स बना देता। यहाँ पे जो मैंने ऊपर डिस्कशन में पॉइंट्स बनाए थे वही मैं बार बार यूज कर रहा हूं, उसको बार बार मैं चेंज नहीं करा। बॉडी पैराग्राफ 2 में भी ये डिसएग्री बनाता और उसमें भी मैं जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स थे वो मैं लिख देता और फिर मैं 3rd पैराग्राफ बनाता कि वाई सम एग्री। इसमें मैं वही लिखता कि वाई सम पीपल बिलीव दैट स्कूल शुड यूज फिल्म्स, कंप्यूटर्स एंड गेम टू टीच स्टूडेंट्स एंड नॉट बुक्स। तो जो पॉइंट्स मैंने ऊपर बनाए थे उसको मैं यहाँ पे लिख देता और फिर मैं लास्ट में उसको कंक्लूड कर देता। ठीक है जी। अब ये स्ट्रक्चर हो गया मेरा एग्री और डिसएग्री का। मुझे लगता है कि आपको शायद समझ आ गया होगा कि अगर एग्री डिसएग्री आया तो कैसे एक्सप्लेन करना है और अगर 1 व्यू अदर व्यू आया तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। चलिए हम लोग इसके बाद चलते हैं 3rd टाइप की तरफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टाइप जो कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे होता है। अगर यही क्वेश्चन आपको इस टाइप में आता तो आपने इसको कैसे लिखना था। सबसे पहले आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखनी थी। इंट्रोडक्शन में आपने ये क्लियर करना था कि आपको क्या लगता है कि वेदर द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज, और आपको क्या लगता है कि वेदर द डिसएडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस। ये आपने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर देना है। अगर आपको लगता है कि एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज, मतलब अगर आपको लगता है कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है
और आपको लगता है कि इसके डिसएडवांटेजेस कम है, तो आपने क्या लिखना है। पॉइंट्स मैंने वही जो आगे पहले लिखे थे, लेकिन सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपने क्या लिखना है। BP1 बनाएंगे एडवांटेजेस का, BP2 बनाएंगे फिर एडवांटेजेस का, और फिर BP जो 3 बनेगा वो आपका बनेगा डिसएडवांटेजेस का। तो इससे ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें आपने एडवांटेज लिखने हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं अगर ये हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। जो पॉइंट मैंने लिखे थे वो आपने 2 पैराग्राफ में लिख देना है, एडवांटेज बना के उसके, और आपने उसका नुकसान बनाना है कि अगर ये इसका हम लोग यूज़ करते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा। तो पॉइंट्स तो आपने वही लिखने हैं, बस आपने लिखने का एक तरीका बदल जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि इफ़ द डिसएडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस, अगर आपको ये लगता है कि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस के ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, फिर वही होगा तो वैसे BP1 जो आपका बनेगा एडवांटेजेस पे ही बनेगा। मतलब शुरुआत तो आपने इसमें एडवांटेजेस से ही करनी है। देखिए एग्री डिसएग्री में क्या आता, अगर आप डिसएग्री है तो पहले डिसएग्री आ जाएगा, फिर आपका एग्री आ जाएगा। अगर आप एग्री है तो पहले एग्री आता है, फिर डिसएग्री आता है। पर एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या है कि अगर आपको लगता है कि एडवांटेजेस ज़्यादा है तब भी स्टार्टिंग में आपको एडवांटेजेस देने पड़ेंगे और लास्ट में डिसएडवांटेजेस। और अगर आपको लगता है कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है तब भी आपने स्टार्ट तो इसमें को एडवांटेजेस से ही करना है, और आपके 2 पैराग्राफ इसके डिसएडवांटेजेस पे बन जाएंगे। पहले आपने बताना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, फिर आपने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किसको कर देना है, आपने डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन करना है, और अब लास्ट में आपने कंक्लूड करना है। देखिए पॉइंट्स तो वही रहेंगे, इसमें मैं आपको बार बार लिख नहीं पाया, इसमें बस आपको बताने के लिए कि आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब अगले टाइप पे चलते हैं कि अगर यही आपको डबल क्वेश्चन ऐसे में आता तो आपका कैसे आंसर बनता। ठीक है जी, अगर ये डबल टाइप में होता तो क्या करते, देर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स विच आर कॉमनली फाउंड इन IELTS डबल क्वेश्चन ऐसे। मतलब देखिए अगर आपको इस टाइप में, अगर आपको डबल क्वेश्चन ऐसे टाइप में अगर यही क्वेश्चन आता तो आपने क्या करना था। देखिए जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ कि क्या एरर्स बच्चे कॉमनली मेक करते हैं, क्या गलती करते हैं जब वो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करते हैं। देखिए क्या है इसमें, नॉट आंसरिंग बोथ फुली क्वेश्चंस। क्या कहते हैं कि यहाँ पे वो दोनों क्वेश्चंस को पूरी तरह से आंसर नहीं करते। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़रूरी है कि हम लोग दोनों क्वेश्चंस को फुली तरह से इसको एक्सप्लेन करें, पूरी तरह से इसको आंसर करें। दूसरी क्या है, नॉट आउटलाइनिंग बोथ आंसर्स इन द क्वेश्चन। अब क्या है कि दोनों ही क्वेश्चंस का जो आंसर है हमें आउटलाइन करना पड़ता है अपने इंट्रोडक्शन में आपने दोनों ही क्वेश्चंस का आउटलाइन करना है। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेकिंग इट फॉर वन और द अदर ऐसे टाइप्स। मतलब क्या होता है कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो एग्री डिसएग्री, या फिर आप इसको ओपिनियन वाला बना देते हैं कि वन वे अदर व्यू वाला बना देते हैं, या फिर आप इसको क्या करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये उनसे अलग होता है। पॉइंट्स तो वही रहने हैं लेकिन आपके लिखने का ढंग इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, आपका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो आपको दोहरानी नहीं चाहिए। इसको एग्री डिसएग्री वाला नहीं लिखना, इसको आपने वन व्यू अदर व्यू वाला नहीं लिखना, इसमें आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखने, आपने इसमें दोनों ही क्वेश्चन को कवर करना है। इंट्रोडक्शन में भी आपने बताना है क्लियरली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और दोनों ही क्वेश्चन को आपने आउटलाइन करना है। ठीक है जी। अब इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे आप, इन द इंट्रोडक्शन वन शुड स्टेट देयर आंसर टू बोथ क्वेश्चन। अब इंट्रोडक्शन में आपने बोथ क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े आंसर देने हैं, और आंसर कैसे देने हैं, आपने वाई, और अगर वाई क्यों लगाया है मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें पूरा लेक्चर दिया है, आप उसको देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने वाई क्यों लगाया है और कैसे आंसर देना है। इसमें BP1 में क्या करेंगे आप बोलें, आप इस पे क्वेश्चन बना लेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या क्वेश्चन का आंसर देंगे, व्हाई नाउडेज सम पीपल बिलीव दैट स्कूल शुड यूज फिल्म्स, कंप्यूटर्स एंड गेम्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। तो इस क्वेश्चन को आपने BP1 में कवर कर लेना है। BP2 में क्या करना है, इन व्हाट वेज दिस टेक्नोलॉजी यूज कैन हैव ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो ऊपर क्वेश्चन में ये दिया गया है
मैंने वो क्वेश्चन का आंसर अपने बॉडी पैराग्राफ 2 में देना है। सो पहले में इसका आंसर, दूसरे में मैंने इसका आंसर भी देना है। पॉइंट्स मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आपने दोबारा यूज कर लेने हैं। और थर्ड में क्या बोलेगा, थर्ड में कौन से क्वेश्चन का आंसर दूंगा, हैज दिस बिकम ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट बन गई है, इसके बारे में आपने यहाँ पे लिख देना है और लास्ट में आपने इसको कंक्लूड करना है। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि अगर एग्री डिसएग्री आया तो आपने कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपको ये वाला आया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गया है, तो आपने उसको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपका एग्री डिसएग्री आया तो क्या स्ट्रक्चर होगा, आपका वन व्यू अदर व्यू आएगा तो आपका क्या स्ट्रक्चर होगा। अब हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे वो वाला जिसमें हम लोग अभी बात किया थे कि अगर प्रॉब्लमेटिक आ गया तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग अभी इसी के बाद डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर ये वाला ऐसे आता तो हमने इसमें क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा लास्ट टाइप होगा, इसमें है प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे। अगर ये आता तो हम लोग कैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में मैं कुछ लाइंस आपको दे रहा हूं तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपने ये यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं, अगर आपने कुछ और यूज़ करनी है तो आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा, रिसेंट ईयर्स हैव विटनेस्ड एन अलार्मिंग और ड्रामेटिक इंक्रीज इन द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू। अभी पिछले कुछ सालों से हमने ये विटनेस किया है कि बहुत ही अलार्मिंग, मतलब ये बहुत बार बार अलार्मिंग है, ये ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है इस प्रॉब्लम में। अलार्मिंग मतलब होता है कि ये हमें घंटी बजा रही है, खतरे की घंटी बजा रही है। रिलेटिंग टू किस पे, जो मैंने ये लिखा है कि स्टूडेंट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिलायंट ऑन कंप्यूटर्स। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको मैंने यहाँ पे, आपने जिस तरह से भी लिखना है आप इसको आगे लिख सकते हो। मैंने इसको डैश छोड़ दिया है। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि स्टार्टिंग कैसे करनी इंट्रोडक्शन की, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि पिछले कुछ सालों में से ये खतरे की घंटी बजी है कि ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है, या खतरे की घंटी बजी है या ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है, जो आप मर्जी लिख सकते हैं इन दोनों में से। मैंने हाइफन डाला है बीच में, ठीक है। हाइफन को मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो मैंने लिखा है कि या तो ये खतरे की घंटी बज रही है या ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है इन प्रॉब्लम में। कौन सी प्रॉब्लम है तो आप इसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आप स्टार्ट करना तो ऐसे भी कर सकते हो, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द प्रॉब्लम ऑफ डैश। मतलब जो भी आपने ये प्रॉब्लम ऊपर दी है वो आप इसमें यहाँ पे आगे लिख सकते हो और उसको आगे खींच सकते हो इंट्रोडक्शन को, कि आगे आपने क्या करना है, ठीक है जी। अब इसमें हम लोग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर पहले ये बनता है कि BP1 में आता है कॉजेज, कि क्या प्रॉब्लम के कॉजेज क्या है। BP2 में आता है इसके इफेक्ट्स, की इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं सोसाइटी पे। और BP3 में आता है इसके सॉल्यूशंस। तो मैंने इसके पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है जी। पॉइंट्स बनाए हैं ताकि मैं आपको क्लैरिटी से दे सकूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने इसके पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट बन जाएंगे जो ऊपर से थे, तो इसके लिखने का ढंग भी हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब क्या कॉज है, क्या कारण है कि ये जो बच्चे हैं आजकल उस पर रिलायंट होते जा रहे हैं, उसके क्या कारण है, तो वो हमने पहले पैराग्राफ में डिस्कस किए कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ओवर रिलायंस ऑन कंप्यूटर्स इज दैट स्टूडेंट्स हैव स्टॉप्ड थिंकिंग। मतलब कि बच्चों ने सोचना ही खत्म कर दिया है, वो सोचते ही नहीं है। उनके पास कंप्यूटर्स हैं तो जो उनके दिमाग में आता है कंप्यूटर्स में टाइप करते हैं और उन्होंने सोचना शुरू बंद कर दिया है। जो कंप्यूटर बोलता है वो उसको ही सच मान लेते हैं, इसीलिए वो उस पर और ज़्यादा से ज़्यादा रिलायंट भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सोचने की शक्ति बंद कर दी है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता जा सकता हूँ। मैंने पॉइंट्स यहाँ पे भी ज़्यादा बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि जो पॉइंट्स को मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको मैं अपने पैराग्राफ में एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बनाया, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड स्टोरिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वर्चुअली विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। अब क्या हो गया कि क्यों रिलायंस हो रहा है कि अब मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होगा कि मैसिव अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो वर्चुअली हम लोग स्टोर कर सकते हैं और हम लोग कहीं बैठ के भी उसको असेस कर सकते हैं। इसलिए भी स्टूडेंट्स का डिपेंडेंस जो है वो कंप्यूटर बढ़ गई है, ताकि वो अपने कंप्यूटर्स को यूज़ करके कहीं से भी अपना स्टोर किया हुआ इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं और कहीं से भी दुनिया भर में कहीं से भी इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके कारण भी बच्चों का जो है कंप्यूटर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बनाया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नाउअडेज। आजकल क्या हो गया है कि आजकल ये हो गया है कि
सब कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे डिपेंडेंट हो गया है, इसलिए बच्चे भी ज़्यादा रिलायंट हो गए हैं कंप्यूटर्स पे। ये आजकल की ज़माना ही ऐसा है जहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ होता ही होता है, तो बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। चौथा पॉइंट मैंने क्या बनाया, कंप्यूटर इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कंप्यूटर से क्या होता है कि हमारे लर्निंग का जो प्रोसेस है वो आसान हो गया है। अब फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, कंप्यूटर्स कैन बी यूज इन परफॉर्मिंग डेली चोर्स एट द हाउस। मतलब कि हम लोग जो घर के जो डेली चोर्स है, जो घर के जो काम है, उस पर भी हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। और वो भी कहाँ पे, हम लोग घर पे बैठे बैठे ही घर के काम भी हम लोग कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो इससे भी इसका हमारे कंप्यूटर पे रिलायंस बढ़ गया है। तो मैंने सबसे पहले क्या डिस्कस किया BP1 में कि क्या कारण है इस प्रॉब्लम के। अब दूसरे में बात करूंगा मैं कि इस जो प्रॉब्लम का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। मतलब ये जो बच्चों की रिलायंस बढ़ गई है, अब क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है, दे इंट्रोड्यूस कंप्यूटर्स, यहाँ पे दे का मैंने यूज किया है, कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस डिस्ट्रैक्शंस एंड प्लेगरिज्म। अब क्या हो गया, कंप्यूटर ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो इससे बच्चों की डिस्ट्रैक्शन हो रही है, दूसरे कामों से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरे कामों पे वो ध्यान नहीं दे। और प्लेगरिज्म क्या है कि वो जो मटेरियल ऑनलाइन पड़ा है उसी को यूज कर रहे हैं, उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। वो कोई भी अपने स्किल्स को ना बढ़ा रहे हैं, ना ही अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ लिख पाए। वो सिर्फ जो लिखा हुआ मटेरियल मिल रहा है उसको यूज करके आगे चलते जा रहे हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। सो इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन भी हो रही है और प्लेगरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, चिल्ड्रंस आर फेसिंग हेल्थ इश्यूज लाइक ओबेसिटी। अब इससे क्या हो गया, ओवर रिलायंस ऑफ कंप्यूटर हो गया। वो क्या हो रहा है कि कंप्यूटर्स पे डिपेंडेंस हो गए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एडिक्टिव हो गए हैं, और इससे वो एक ही जगह बैठ के अपने सारे काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते आज कि वो बैंक में जाके अपना काम करें, वो घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन अपने बैंक के सारे काम कर रहे हैं। इससे क्या है, इससे मोटापा भी उनका बढ़ता जा रहा है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, चिल्ड्रन बिकमिंग एडिक्टिव टू द कंप्यूटर। वही मैंने बात लिखा कि एडिक्टिव होते जा रहे हैं। चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखा, चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू द पोर्नोग्राफिक मटेरियल विच कैन टेक अवे देयर चाइल्डिशनेस। मतलब क्या हो गया कि उनके पास पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी आजकल अवेलेबल हो गया इंटरनेट की वजह से, जिससे उनका बचपना भी खत्म होता जा रहा है। बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो आगे डिटेल में जैसे मर्जी। मैंने आपको पॉइंट्स सब एक्सप्लेन करने के बताया कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है और क्या पड़ रहा है। स्टूडेंट्स यूजिंग कैलकुलेटर्स फॉर सिंपल कैलकुलेशन। अब कंप्यूटर्स पे जो कैलकुलेटर्स है उसको भी वो यूज कर रहे हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। पहले क्या था, पहले के ज़माने में बच्चे क्या करते थे कि वो अपने दिमाग से कैलकुलेशन करते थे, अब वो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं और अपना दिमाग को बिल्कुल भी यूज नहीं करें। और क्या फर्क इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप। बच्चे क्या हो रहे हैं कि आजकल सोने को भी उनको मुश्किल हो रही है, दिमाग ज़्यादा चल रहा है, दिमाग में ज़्यादा कंप्यूटर्स देख रहे हैं, तो वो उनको स्लीप नहीं मिल रही अच्छी तरीके से। अब थर्ड में क्या आएगा, थर्ड पैराग्राफ में आएगा हमारा सोल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या है, उसके मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, उसको आपने एक्सप्लेन करना है अपने तरीके से। तो मैंने क्या किया है, सोल्यूशन क्या है, मिनिमाइज द यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स। अब बच्चों क्या कर रही है, उनको ये गैजेट्स जो हैं उनको यूज करने का यूज कम करना चाहिए, मतलब कि उनको इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, टेक अप अ न्यू हॉबी। अब क्या है कि बच्चों को चाहिए कोई नई हॉबी, डांस हो गया या कोई और किसी तरह का भी हॉबी होगी, उनको वो हॉबी लेनी चाहिए। अब वो इससे क्या होगा, इससे वो कंप्यूटर से डिस्ट्रैक्ट होकर नई हॉबी की तरफ जाएंगे और वो कंप्यूटर से दूर रह पाएंगे और उनका दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, स्पेंडिंग टाइम सोशलाइजिंग इन द रियल वर्ल्ड रेदर देन स्पेंडिंग द टाइम ऑनलाइन। अब उनको क्या चाहिए, उनको रियल वर्ल्ड में टाइम स्पेंड करके सोशलाइज करना चाहिए, ऑनलाइन टाइम स्पेंड करके सोशलाइज नहीं करना चाहिए। अब क्या हो रहा है, बच्चे फेसबुक या कुछ और ऐसी सोशल साइट्स यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, उसी लाइफ में बिजी हैं, उसी लाइफ में वो खुश हैं और उनके पास रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है, वो वहाँ पे सोशलाइज होते ही नहीं रियल वर्ल्ड में। और क्या है,
और मैंने लिखा है नॉट टेकिंग योर डिवाइस इनटू द बाथरूम। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, इतने एडिक्टिव हो गए हैं कि फ़ोन अपना छोड़ते नहीं है। इवन वॉशरूम भी जाते हैं तो अपना फ़ोन साथ लेके जाते हैं, वहाँ पे बैठ के ईमेल वगैरह चैट करते ही रहते हैं। कुछ ना किसी तरीके से वो यूज़ करते ही जा रहे हैं अपने कंप्यूटर को या फ़ोन को, और क्या कर रहे हैं कि इससे अलग हो ही नहीं पा रहे। एडिक्टिव इतने हो गए कि वो अपने साथ इसको बाथरूम में भी लेके जाते हैं। और मैंने क्या लिखा सोल्यूशंस का, कीप योर फोन आउट ऑफ बेड। अपने फ़ोन को बेड से दूर रखना चाहिए ताकि आपको नींद भी अच्छी आनी चाहिए। क्या हो रहा है, अगर फ़ोन को बेड पे आपने साथ रखते हैं तो कुछ भी अगर आप मेल आती है या बजिंग होती है तो आपका जो स्लीप वो टूट जाती है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपना फ़ोन उठाने को लोग उठा लेते हैं फटाफट। तो ये अगर आप दूर रखोगे तो आपको क्या होगा, अच्छी स्लीप भी आएगी। तो ये मैंने सोल्यूशन दिए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, इसको आपने एक्सप्लेन करना है अपने ऐसे में और लास्ट में आपने इसमें कंक्लूजन देना है। सो होपफुली आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर किस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने कैसे उसको आंसर करना है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। थैंक यू।